Welcome to my channel. Today we will learn about lyric and this is very important for your examinations. It contains all details about lyric, about your structure, subject type and also the examples. All the things here you can get in this video about lyric. So first we will see the origin. Greek song was divided into two classes, melis or lyric song, which was sung by a single voice to the accompaniment of a lyre, and choric song, which was intended for collective singing to the accompaniment of instrumental music, supplemented probably by the dance. तो जो ग्रीक सॉन्ग होता है ये टू टाइप्स मतलब टू क्लासेस में डिवाइड हुआ है, मेलिस और लिरिक सॉन्ग। और उसमें क्या होता है, लिरिक सॉन्ग में एक सिंगल वॉइस होता है और उसके साथ होते हैं लायर एंड चोरिक सॉन्ग, और विच वाज जो कि चोरिक होता है वो है इंटेंडेड फॉर कलेक्टिव सिंगिंग, और कलेक्टिव सिंगिंग है ये, और अकम्पनीड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहता है, सप्लीमेंटेड प्रोबेबली बाय डांस भी रहता है वहाँ पे। द फर्स्ट ऑफ दिस divisions is responsible for the lyric as we know it in English words. हाँ, true to its Greek origin, it still has two characteristics implied in the above description. It is an expression of a single emotion and it is a musical composition. So उसका जो characteristics होता है, एक तो it is an expression of a single emotion को express करता है, उसके साथ musical composition रहता है। म्यूजिक इन लिरिक, क्या कैसा म्यूजिक रहता है वहाँ पे लिरिक में। इन एंशियंट टाइम्स म्यूजिक प्रोवाइडेड बाय लायर फॉर्म्ड एन एक्सटर्नल accompaniment to a lyric. However, unpoliced the language of the song, it was made musical by the voice of the singer keeping tune with the sound of the instrument. तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये लोगों का सिंगिंग होता था। द सब्जेक्ट मैटर आल्सो वाज ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस सो लॉन्ग एज द सिंगर्स वॉइस कुड गिव इट द राइट इमोशनल इफेक्ट। तो यहाँ पे इमोशन ज़्यादातर इम्पोर्टेंस रहता है, इमोशन का प्लेस यहाँ पे रहता है। लेटर एजेस डिस्कवर्ड द रिदमिक responsibility possibility of the to the words themselves unassisted by music. The Elizabethans in particular were past masters of the art of the investing words with the highest musical quality. So एलिजाबेथन एज में ज़्यादातर लिरिक का यूज होता था। their lyrics are unrivaled for their word music और verbal melody. सो वहाँ पे आप लोगों का एलिजाबेथन एज में वर्बल म्यूजिक भी मेलोडी भी देखने के लिए मिलता था लायर के फॉर्म में। द वावल्स एंड द कंसोनेंट्स आर सो आर्टिस्टिकली अरेंज्ड एज टू कंपोज अ म्यूजिक ऑफ देयर ओन independent of the aid of the musical instrument, an art which was closely studied and developed in the later times by such poets like Keats, Shelley, Tennyson, Swinburne। ये सब लिरिक लिखते थे। Here is a stanza from Tennyson which has been universally praised for its word म्यूजिक। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे किसका, टेनिसन का, जो कि मतलब यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है उसका वर्ड म्यूजिक के लिए। नोट द अलिटरेशन एंड द आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द कंसोनेंट आर एन एस एफ एंड एल। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे कि म्यूजिक लायर में लिरिक में क्या होता है, म्यूजिक ज़्यादातर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और उसी से इमोशन भी जोड़ा होता है। और कॉन्सोनेंट का साउंड ऐसे इन लोग अरेंजमेंट करते थे जैसे कि एक मेलोडियस साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ओ हार्क ओ हियर हाउ थिन एंड क्लियर and thinner clear farthers going, a sweet and far from cliff and scare, the haunts of Alphorn and faintly plan.
There is a sufficient music in the words themselves. The lyric has become independent of the lyre. So यहाँ पे आप लोग अगर ये स्टांजा पढ़ेंगे ना, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे हम लोग लिरिक और कॉन्सोनेंट्स के यूज करते थे। देन उसका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है लिरिक का, तो यहाँ पे लिरिक गिव्स एक्सप्रेशन टू अ सिंगल इमोशन और फीलिंग, एक सिंगल इमोशन और फीलिंग को इम्पोर्टेंस देता है। It appeals more to the heart than to the intellect, and to be more praised, its appraisal to the intelligent is through the heart. Thus, just as the so sing are like so we sing are usually नॉट वेरी लॉन्ग और लेंथी, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेंथी नहीं होता है, ब्रीफ होता है, इमोशन को एक्सप्रेस करता है। देन अगेन यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि this the term lyric is usually understood to covers the definitions given by the Palgrave in the preface to his Golden Treasury. So यहाँ पे lyric को क्या define किया है, turn on some single thought, feeling or situation. It goes without saying that the lyric is a subjective poem for scenes and expressed the poet's emotions, and it cannot help being intensely personal. तो ये एक सिंगल थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द लिरिक, स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसका, जैसे कि थ्री स्ट्रक्चर यहाँ पे थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स इसको मतलब डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट which generally consists of the first few lines or at the most the first stanza states the emotion or the subject which has set the poet's imagination working. So imagination को यहाँ पे प्लेस दिया गया है। सेकंड में what your which forms the bulk of the poem consist of the thoughts suggested by the emotion. So emotion को लेके जो थर्ड प्रोड्यूस होगा, ये भी एक क्या होता है उसका मतलब स्ट्रक्चर होता है, उसी से हम लोग लिखते हैं। The third part which it almost as the short as the first and which usually composes the last stanza marks the poet's return to his इनिशियल मूड और द मूड ऑफ द रीजन। सो ऐसे करके थ्री पार्ट्स होता है स्ट्रक्चर में। एंड यहाँ पे आप लोगों का सो ऑल दिस पार्ट्स में बी डिस्टिंक्टली नोटेड इन द हेरिक्स, बट हेरिक्स जो लिरिक होता है टू ब्लूजम्स रिप्रोड्यूस्ड हियर। सो टू ब्लूजम जो एक पोएम है जो लिरिक रॉबर्ट हेरिक लिखे हैं, उसमें हम लोग और मतलब थ्री पार्ट्स कैसे रहता है एक लिरिक में, इसको ये डिस्क्राइब किए हैं। सो लेट्स सी द पोएम। सो ये होता है पोएम, फेयर प्लेस ऑफ द फ्रूटफुल ट्री, why do we fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while, to blossom gently smile and go at last. Whatever ye burn to be an hour, or half's delight, and so to bid good night. First pity nature brought ye forth, merely to show your worth, and lose your quiet. But you are lovely leaves, where we may read how soon things have their end, though never so brave, and after they have shown their pride, like you a while they glide into the grave. So this is very small one and very brief lyric, is not the lengthy one, I have already told you. So fast the flowers are falling through, they still but look fresh and might have stayed to delight us a little longer. So यहाँ पे फास्ट थॉट ये आता है कि फ्लावर तो गिर जाता है लेकिन फिर भी फ्रेश रहता है कि हम लोगों को डिलाइट खुशी देने के लिए। फिर सेकंड पार्ट में क्या,
It was their whole destiny to live for only a few hours and then to vanish. तो फ्लावर का क्या होता है, लाइफ स्पान वेरी शॉर्ट होता है, उसका ये डेस्टिनी है। और थर्ड पार्ट में ये लिखे हैं, इट seems said that nature should produce them to show how lovely they could be and then take them away from forever। तो लास्ट पार्ट में नेचर को क्या कहा गया है कि मतलब फ्लावर को भी इतना टाइम देना चाहिए जो कि अपना खूबसूरती लोगों को दिखा पाए। सो आई हैव एनालाइज्ड हियर, देखो यहाँ पे फेयर प्लेस ऑफ फ्रूटफुल ट्री, व्हाई डू यू फॉल सो फास्ट। सो यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट और द इनिशियल इमोशन यहाँ पे दिखाई गया है। सेकंड में थॉट्स सजेस्टेड बाय द इमोशन, जो थॉट होता है इमोशन के अकॉर्डिंग होता है। फिर लास्ट कंक्लूजन विच इज एन इंटेलेक्चुअल रिएक्शन to the early emotional disturbance. This is how a poem, a lyric can be written, or Robert Harry has written. सो अगर हम लोग इसको सम अप करेंगे, कंक्लूजन में आएंगे, तो इट इज़ अ शॉर्ट पोएम डीलिंग विद अ सिंगल इमोशन। तो ये शॉर्ट होता है, एक सिंगल इमोशन को लेके लिखा जाता है। इट इज़ अ म्यूजिकल पोएम एंड वर्ड म्यूजिक बिगिन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स इफेक्ट एंड इट इज़ अ सब्जेक्टिव पोएम एक्सप्लेन द वेरिंग moods of the author and again it is a well knit poem, possibly a definite structure. The decision into three parts, however, should not be pressed too far. Some lyrics may not reach an intellectual conclusion at all. A poet's emotion is a law unto himself and possess course no critic can prescribe. So this is about your lyric. So it's my handwritten note. I think it will helpful for your examination. So thank you for watching my video and keep tuned with me so that you can get more videos. Thank you.